Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल। तो सीधा मुद्दे पर आता हूं मैं। आपको एक जॉब चाहिए, आप रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं जो मैं देते आ रहा हूं, और आपको बेसिकली रेज्यूमे बिल्ड करना है। मतलब उसमें क्या पॉइंट्स में इंक्लूड करूं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस हैं। तो मतलब एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस फील्ड में आपको जॉब चाहिए। तो अगर मैंने कहीं इंटरव्यू दिया है, मैं सिलेक्ट हुआ हूं, तो वो किस बेसिस पे हुआ, किस रेज्यूमे ने मुझे वहां तक पहुंचाया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं एज अ फ्रेशर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो मुझे लगता है कि इंक्लूड होना चाहिए, या कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस हैं रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए। तो पूरा वीडियो देखना, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप नहीं भी हो, तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बहुत काम आएगा अगर आप जरा सा भी सीरियस हो इस फील्ड में जॉब के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते रहिए। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऐसा कोई जनरल फील्ड नहीं है कि आपको एथिकल हैकर का जॉब मिलेगा। आपके पास बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, एसओसी एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पांस, डिजिटल फॉरेंसिक्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, दुनिया भर के यहाँ पर डिविजन्स हैं, अलग अलग काम होता है। और ऐसा नहीं है कि पेनिट्रेशन टेस्टर बोल दिया तो एक कंपनी में जो काम है दूसरी कंपनीज में भी वही होगा। वो उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आपको अपना रेज्यूमे टेलर करना है, उसके हिसाब से ड्राफ्ट करना है। मतलब एक पहले डिसाइड कर लो कि कौन से प्रोफाइल के लिए आपको बिल्ड करना है, क्या आप चाहते हो, आपका जिंदगी में गोल क्या है, अभी कौन सा टाइप का जॉब चाहिए। वो जॉब के लिए आपको उसके हिसाब से रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। और उसको अगर आपको बनाना है तो पहले आपको जॉब के रिक्वायरमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे जो कंपनी ने वहां पर लिस्ट किए होंगे। मतलब ओपनिंग्स में या वैकेंसीज में वहां पर पेज में लिस्टिंग्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए, क्या सर्टिफिकेशंस इफ एनी आना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वो सब कुछ आप पढ़ोगे, वही सारे पॉइंट्स आपको रेज्यूमे में इंक्लूड करने हैं। क्योंकि जो रेज्यूमे है वो एक मार्केटिंग टूल है, वो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने बोला कि रेज्यूमे जो है वो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो कंपनी वाला है, जो रिक्रूटर है, वो आपके रेज्यूमे को देखकर आपको जज करेगा। वो आपको पर्सनली नहीं जानता है, वो आपको इस तरीके से जज करेगा, वो बस एक सिंगल पेज ऑफ पेपर है। अब उसको उसमें देखना है कि आप उसके रिक्वायरमेंट्स को कितना अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हो। मान लेते हैं उसको बब स्वीट में एक्सपर्टीज चाहिए, नेसेस में एक्सपर्टीज चाहिए, तो वो कीवर्ड्स देखेगा कि आपको बब स्वीट आता है कि नहीं, आपको नेसेस आता है कि नहीं, कितना आता है आपको। तो वो कीवर्ड्स ढूंढेगा, और कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है आपके रिज्यूमे में। ये आपको बताऊंगा मैं बाद में कि क्यों। तो अब देखो, अब आपने डिसाइड कर लिया, अब आपको कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं अपने रेज्यूमे में। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी की आदत होगी कि मुझे जनरल रेज्यूमे बनाना है और बहुत सारी कंपनीज में बस वही रेज्यूमे डाल के अप्लाई करना है, तो ये अप्रोच गलत है। ठीक है, हर प्रोफाइल के लिए अलग रेज्यूमे बनाओ, आपके चांस इंक्रीज होते हैं। तो उनके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सोचना है। ठीक है, अब कीवर्ड्स पे आते हैं। देखो, आजकल के जो कंपनीज हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे ही करती हैं कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है उनके पास। कोई मतलब एक कोड होता है, एक मशीन होती है, वो भी मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, कुछ एआई वगैरह आ गया है आजकल। तो वो क्या करता है कि उसके पास ओपनिंग्स में हजारों रेज्यूमेस आते हैं, हजारों एप्लीकेशंस आते हैं। तो उसको मतलब एक मैनुअल आदमी बैठा है, वो हजारों रेज्यूमे रोज रोज कैसे चेक करेगा, बहुत ही टीडियस टास्क है। तो उन्होंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है कि वो पूरा स्कैन करता है रेज्यूमे को और कुछ कीवर्ड्स ढूंढता है उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो उन्होंने सेट करके रखे हैं। तो वो कीवर्ड्स अगर आपके रेज्यूमे में होंगे तो आपका शॉर्टलिस्ट होगा, तो एक फर्स्ट लुक में जाएगा। तो उसको पास करने के लिए आपको ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला रिक्वायरमेंट्स पढ़ो, उनको इंक्लूड करो रेज्यूमे में। कुछ टूल्स दिए हैं उन्होंने, कुछ सर्टिफिकेशंस मांगे हैं उन्होंने, ये सब कुछ इंक्लूड करो। तो उस एटीएस के एल्गोरिथम को समझ के आपको वो सारा इंक्लूड करना है, तब जाके वो मैनुअली रीड हो पाएगा, आगे स्टेज पे जा पाएगा। अब रिक्रूटर के हाथ में आपका रेज्यूमे आ गया है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि वो एक सिंगल पेज है। शुरू में जो भी उसके आंखों के सामने आता है, शुरू के 10-15 सेकंड के अंदर ही आपका रेज्यूमे उसको प्रॉमिसिंग लगना चाहिए, या आपको उसका अटेंशन कैच करना है उन फ्यू सेकंड्स में, सिर्फ 10-15 सेकंड। तो शुरू में आप जो लिखते हो वो बहुत मैटर करता है। लाइक आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सब शुरू में लिखना है आपको, क्योंकि वहीं से पढ़ना स्टार्ट होता है। और उसके पास उतना टाइम नहीं है, हजारों एप्लीकेशंस आ रहे हैं और 100 से ज्यादा शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं रोज। तो बहुत ही क्विक लुक में उसको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट स्टेज में इसको जाना चाहिए कि नहीं। अब यहां पर मैं आपको हवा में बताऊंगा कि ये कर लो, वो कर लो, अच्छा हो जाएगा।
तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, तो इसलिए मैंने अपने रेज्यूमे के बेसिस पे आपको पॉइंट समझाए हैं। एक जनरल फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं, मेरे जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट के हिसाब से जो मैंने क्रिएट किया था, फिर आप वो समझ करके अपना टेलर कर सकते हो। तो आइए वो देखते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये है मेरा रेज्यूमे। इसको मैंने एक वेबसाइट से बनाया है, novaresume.com। उसका एक टेम्पलेट है, लेकिन मैंने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश की है। तो इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर आपके सेंटर में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो डेजिग्नेशन अपने आप को देते हो आप, फिर ये अगेन आपके जॉब प्रोफाइल से मैच करना चाहिए, ठीक है। आपके पास फोटो है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप लगा सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये स्पेस लेता है आपके पेज में, तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो इसको मत करो, मत इंक्लूड करो। एंड देन कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं आपके लेफ्ट में, और कुछ आपका ईमेल होगा, आपका फोन होगा, आपका लोकेशन हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं यहां पे, तो आपको अपने गिटहब का प्रोफाइल और लिंक्डइन का प्रोफाइल डालना है। लिंक्डइन और गिटहब तो एटलीस्ट आप डालो। मैंने ट्विटर पे डाला हुआ है, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी प्रोफाइल जो प्रोफेशनल है वो आपको लिंक्डइन से मिल जाती है, और फिर गिटहब का आपका ओपन सोर्स का जो प्रोफाइल है वो हो जाता है। तो वो एक अच्छी बात होती है, आप उनको बताते हो। देन आपका ऑब्जेक्टिव आता है, या आपका मतलब ओवरऑल समरी आता है कि आपने अभी तक किया क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है अपने जॉब को करने का, कि आप करना क्या चाहते हो, अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड करना चाहते हो सोसाइटी को, वो आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आप 2 या 3 लाइन मैक्सिमम में लिखोगे। मेरा एक ही लाइन का है तो बहुत सिंपल सा है, और मेरा जो जॉब प्रोफाइल जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं उसके लिए ये रेलेवेंट है। तो सारी चीज रेलेवेंट होनी चाहिए। समरी में बेसिकली आपने कुछ एकदम तगड़ा काम किया हो, या कोई अवार्ड मिला हो, या कोई बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म किया है, कंपटीशन जीता है, जो आपको लगता है कि सबसे ऊपर होना चाहिए, वो आप डालोगे यहाँ पे। लेकिन ऑब्जेक्टिव भी काफी है। उसके बाद आपको एजुकेशन के बारे में बताना है। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा कि किस ऑर्डर में आपने वो किया है, सबसे रिसेंट जो आपने किया है वो सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके नीचे उसके पहले वाला, फिर ऐसा करके नीचे जाओगे आप। तो मैंने लेटेस्ट में एक डिग्री की है बीटेक के नाम से, तो जो भी प्रोग्राम आपने किया है उसको आप डालोगे यहाँ पे। प्रोग्राम का नाम, कौन से ब्रांच में किया है, क्या स्पेशलाइजेशन है, कहां से किया है, और कब से कब तक किया है। और जीपीए मैं बोलूंगा कि अगर आपका अच्छा है, 8 या 9 से ऊपर है तो आप डाल सकते हो, अगर उससे कम है तो मत डालो, ठीक है। उसके बाद मतलब ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप 12th डाल सकते हो, आप 10th डाल सकते हो। 10th उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मत डालो। 12th डालो। अगर आपने मास्टर्स किया है तो सबसे ऊपर वो आएगा, उसके बाद बैचलर्स आएगा, उसके बाद आपका क्लास 12 आएगा। उसके बाद आप चाहें तो स्किल्स या प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, दोनों में से कोई भी। ये एक फ्री टेम्पलेट नहीं था, तो अगर मुझे फ्री में यूज करना है तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना था, तो इसीलिए मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अगर मुझे करना होता तो मैं वर्क एक्सपीरियंस पहले डालता, प्रोजेक्ट्स उसके बाद डालता। तो स्किल्स आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्किल्स क्या क्या डाली हुई हैं जो आपके प्रोफाइल से मैच करता है, लाइक पेन टेस्टिंग, वीएपीटी, एथिकल हैकिंग, पाइथन। मतलब जिस ऑर्डर में आपको वो आता है ना, जिस ऑर्डर में आपका एक्सपर्टीज है उसमें, उस ऑर्डर में आप डालोगे सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छे से आता है। और मतलब यहां पर आप टूल्स और टेक्निक्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, लाइक आपका जो प्रोफाइल है वो पेन टेस्टिंग का है, डायनामिक टेस्टिंग का है तो आप बर्ब स्विट डाल सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी का है तो वायरशार्क डाल सकते हो, एसओसी के लिए है तो स्प्लंक, क्यूरेडार वगैरह डाल सकते हो। और मतलब उसके रेलेवेंट होना चाहिए ना, आपके पास यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं जिस ऑर्डर में आपको आती हैं, लाइक पाइथन, पीएचपी, जावा, जो भी आपको आती है वो डाल सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी स्किल्स डाल रहे हो ना, वो स्किल्स आपको आनी चाहिए, उसमें आपके पास ग्रिप होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप यूज कर सकते हो तो आपने उसको डाल दिया, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। जिसमें कॉन्फिडेंट हो वही डालना, और कुछ ज्यादा ही मत डाल देना, ठीक है। अलग अलग डोमेन से दुनिया भर का डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। जो बस रियल है वही करो, ऑनेस्ट रहो यहाँ पे। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। तो प्रोजेक्ट्स मैंने काफी सारे इंक्लूड किए हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बताते हैं कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना है और आपने कितना काम किया है एक्चुअल में खुद से। तो प्रोफेशनल हो सकता है वो किसी के लिए बनाया हो आपने, आपने फर्दर ओपन सोर्स किया उसको, या खुद के लिए भी बनाया हो तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हो सके तो ओपन सोर्स वाले प्रोजेक्ट्स भी डालना, और अगर आपने नहीं किया है तो करना स्टार्ट कर दो, 2-3 प्रोजेक्ट ओपन सोर्स भी कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ ऐप बनाए हैं, तो यहां पर अगर आपके पास स्पेस बचता है तो आपको बताना है कि ये प्रोजेक्ट करता क्या है, समराइज्ड वे में, जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और आपका जो टाइमलाइन था कि वो कब कब आपने स्टार्ट किया, कब खत्म किया, आपने कॉलेज में बनाया है मेजर माइनर, या अभी आपका चल रहा है वो प्रोजेक्ट, तो आप वहां ये डाल सकते हो। मतलब प्रोजेक्ट्स काफी सारे हो तो अच्छा होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है। मैंने फिर से बोला कि मैं इसको ऊपर डालना चाहता था, लेकिन ठीक है, अभी
वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैंने पहले भी बताया था आपको, प्रोजेक्ट और वर्क एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा देखा जाता है। वर्क एक्सपीरियंस में आपका जो लेटेस्ट होगा वही आप उस ऑर्डर में डालोगे सबसे पहले, और जो आपका प्रोफाइल होगा उसके हिसाब से होना चाहिए। यहां पर जो आपने प्रोफेशनली कोई जॉब किया होगा पहले तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो, अभी आपने कोई जॉब नहीं किया है, तो यहां पर आप अपनी इंटर्नशिप्स डालोगे, ठीक है। उस इंटर्नशिप का टाइटल क्या होगा आपका, कौन सी कंपनी में किया था आपने, क्या टाइमलाइन था, कहां पे किया था, और उसके टास्क जो भी अचीवमेंट आपने उसमें किया है, या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या क्या काम किया है आपने, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, किस टूल पे काम किया है, कुछ ट्रेनिंग मिली है कि आपको, ये सब आपको इंक्लूड करना है। यहाँ पर जो लोग बग बाउंटी या सीटीएफ करते हैं ना, वो लोग भी यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काउंट होता है। अगर आपके हॉल ऑफ फेम्स है तो उसके अचीवमेंट्स में डालो आप, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या टाइमलाइन रही है आपकी, कब से कब तक आपने हंट किया, कितनों में हंट किया है, क्या बग्स आपको मिले हैं, वो सब डालोगे। सीटीएफ कॉम्पिटिशंस अगर आपने जीते हैं कुछ तो वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ काउंट होता है, आपके एक्सपीरियंस में ही काउंट होता है। क्योंकि मतलब भले ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अपने पर्सनली अपने नॉलेज को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो इसीलिए ये भी आपका आएगा और बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम आएंगे अचीवमेंट्स में, क्योंकि ये अचीवमेंट्स अवार्ड्स जो भी आपने जीते होंगे यहाँ पे अपने पूरी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ वाले कुछ होंगे तो वो डाल सकते हो, या प्रीवियस जॉब में आपका आइडिया इंप्लीमेंट हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है कहीं पे कोई चीज स्टडी करने के लिए, लाइक मुझे चेक में स्टडी करने के लिए 3 मंथ्स की स्कॉलरशिप मिली थी तो मैंने वो डाला है यहाँ पे। जिस ऑर्डर में आपको लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है तो वो आप डाल सकते हो। सिक्योरिटी इश्यूज आपने कहाँ कहाँ ढूंढे हैं वेबसाइट्स पे, वो आप डाल सकते हो। और कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं आपने तो वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पर कुछ कंपटीशन में आपने पार्ट लिया था, आप फर्स्ट आया, सेकंड आया, लाइक हैकाथॉन्स वगैरह में आया। और अगर आप कुछ पब्लिक, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की थी, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या आप किसी ओवास के लोकल चैप्टर के प्रेसिडेंट या हेड हो, तो वो भी आप डाल सकते हो। मतलब पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका अवार्ड्स अचीवमेंट्स के अंदर आ सकता है। वो एक अलग सेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके पास स्पेस कम है तो यहां पर भी डाल सकते हो। और मैंने यहां पर काफी स्पेस यूटिलाइज की, आप देख रहे हो मैंने 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। मोस्टली जो प्रोफेशनल रेज्यूमे के टेम्पलेट्स होते हैं ना, वो एक ही कॉलम को पूरा यूटिलाइज करते हैं, मैंने दोनों को यूज किया हुआ है तो ये मुझे अच्छा लगता है। एक्टिविटीज एंड अवार्ड्स देखो मैंने यहाँ पर अलग से इंक्लूड किया है, और आप भी अलग से करो अगर आपके पास स्पेस है तो। मैंने कोई अगर सेशन दिया होगा, कोई पब्लिक स्पीच दी होगी, कोई मतलब किसी को सेमिनार या कोई वेबिनार कंडक्ट किया होगा तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। कोई टॉक दिया है मैंने कहीं पे, कोई कॉलेज में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑनलाइन वर्कशॉप दिया है, या कहीं पार्टिसिपेट किया, तो वो सब आप डालो जो भी आपको लगता है कि अच्छा एक इंपैक्ट बनाएगा, आपको एक अलग स्टैंड देगा। तो इन सब चीजों को आप मिला करके यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट्स। इसको मैं फिर से बोलूंगा कि आप ऊपर डालो, ठीक है। यहाँ पर स्किल्स के बाद आप डाल सकते हो सर्टिफिकेट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्टलिस्ट करने के लिए। आपका जो एम्प्लॉयर है उसको आप अलग दिखना चाहोगे, क्योंकि 100-500 ज्यादा और कैंडिडेट्स हैं आपके अलावा, तो उनके अलावा आपको क्यों चूज किया जाए, आपके सर्टिफिकेशंस बताते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है। जॉब के लिए कर रहे हो तो कभी कभार हो जाता है, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो सर्टिफिकेशन कर लो, उसकी आईडी वगैरह यहाँ पर आप लिख सकते हो, और कब से कब तक वैलिड है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये ऊपर आना चाहिए, ठीक है, मैंने फिर से बोला आपको। और यहाँ पर 2-3 भी हो तो काफी होता है यार, मतलब फ्रेशर में उतना स्ट्रेस नहीं लिया जाता है। ये आपको इंटरव्यू में रियली चेक करेंगे आपके स्किल्स के ऊपर, वहां पर आपकी टेस्टिंग होगी। ये जो रेज्यूम है या आपका सिंपल उनका जो एटीएस होता है उसको क्रॉस करने के लिए, शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपका काम आता है कीवर्ड्स के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बताया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑप्शनल है, आप डालो ना डालो, लेकिन जो मैंने पूरे पार्ट्स अभी तक बताए हैं ना, ये बस डालोगे तो आपका रेज्यूमे कंप्लीट है। इंटरेस्ट आप डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, हॉबी है आपकी, वो भी आप डाल सकते हो। तो ये ओवरऑल मेरा रेज्यूमे है, और इसका एक टेम्पलेट मैं आपको और बता देता हूं जो बहुत ही सिंपल सा है। मैंने बोला बहुत सिंपल रखना है, तो इसलिए आप ऐसा टेम्पलेट भी रख सकते हो जो सिंपली वर्ड में बन जाता है। बस एक हेडिंग होनी चाहिए, ऊपर सेंटर में नाम होना चाहिए, आपको कुछ डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका ईमेल या फोन आप डाल सकते हो। उसके बाद आप कुछ हेडिंग डालो, उसके बाद पॉइंट्स में लिख दो वही। तो वही प्रोफाइल की समरी यहाँ पर लिखी हुई है, वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, एजुकेशन है, कुछ सर्टिफिकेशंस होंगे तो है, स्किल्स है, एंड देन मतलब ये काफी होता है। मोस्टली ये आपका रेज्यूम टेम्पलेट होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि ये आइडियल है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि ये मेरा फ्रेशर का एक्सपीरियंस है। कोई भी रेज्यूमे परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसने मुझे जॉब दिलवाया है तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। बाकी की जो चीजें हैं हम वीडियो पे डिस्कस कर लेते हैं।
तो मेरे ख्याल से अब तक आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि क्या इंक्लूड किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूं, जो लोग मिस्टेक करते हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छी एडवाइस हो सकती है। तो डूज एंड डोंट्स के बारे में ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। लाइक पहले आपका एजुकेशन आएगा, उसके बाद आपके स्किल्स आएंगे, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस, देन सर्टिफिकेशंस। मतलब उस हिसाब से आप चलो कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो आपका पहले दिखे, जो आपके यूनिक स्किल्स हैं वो आपके पहले दिखें, और जो आपका समरी है टॉप में जो आप ऑब्जेक्टिव के साथ लिखते हो वहां पर आपके कीवर्ड्स आने चाहिए जो आपका बेस्ट अचीवमेंट है अब तक का, और वहीं से आपका अटेंशन कैच होता है। तो इस फॉर्मेट में लिखो, एकदम नहीं कि एजुकेशन एकदम नीचे कर दिया, पहले आपका वर्क एक्सपीरियंस ऊपर आ गया, फिर स्किल्स बहुत ही नीचे है, उनको दिखा नहीं ना, उनको जो चाहिए वो पहले दिखा नहीं, तो वो हो सकता है कि बाद में उसको लुक ना दें। और पहली जॉब है तो वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होता नहीं है, तो एजुकेशन पहले ही आएगा। उसके बाद मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, सिंपल येट एलिगेंट। तो मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल सिंपल सा आपका एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लो। कोई टेम्पलेट कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है। वर्ड में कुछ हेडिंग्स आती हैं, लाइंस आती हैं, उसके नीचे पॉइंट्स आते हैं, बस वही है, काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल दिखना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वही डालो, कुछ अननेसेसरी वहां पर इंक्लूड नहीं करना है, पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं वहां पे, और एक दो लाइन का काफी होता है, मतलब उसके पास टाइम ही नहीं है वो पढ़ने का, इसीलिए मत डालो। इररेलेवेंट चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। फिर से बोल रहा हूं, आपने स्कूल में कोई क्विज कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, आपको उसमें सेकंड प्राइज मिला, तो वो यहां पर काम नहीं आएगा ना, तो उसको इंक्लूड मत करो। और मतलब ये भी है इंपॉर्टेंट कि जो चीज आप कॉन्फिडेंट हो एक्सप्लेन करने में या प्रेजेंट करने में, बस वही इंक्लूड करना है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, वो आपसे पूछ लेंगे तो आपका जो प्लान है बैकफायर हो जाएगा। दुनिया भर के स्किल्स नहीं लिखने हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों। आपने लिख दिया कि मुझे क्लाउड सिक्योरिटी आता है, आपने लिख दिया कि मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी आता है, आपने लिख दिया मुझे फॉरेंसिक्स आता है, आपने लिख दिया मुझे इंसिडेंट रिस्पांस, तो ये सब बहुत ही अलग फील्ड्स है। मतलब एज अ फ्रेशर या 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले को ये सारी चीजें आना अच्छे से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उसको ट्रिक करने की कोशिश मत करना, आपके ऊपर बैकफायर होगा, तो ये मत करना, ये ध्यान देना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पता नहीं मुझे लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है अभी तक, कि आपका जो रेज्यूमे है यार वो सिंपल 1 पेज का होना चाहिए, बस 1 पेज का, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा मेरा सिर्फ 1 पेज का था, वो 2 पेज का आप तब लिखते हो जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, वर्क एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाता है उस टाइम पे, तब जाके वो 2 पेज पे आ जाता है। अब आप फ्रेशर हो, आपके पास 5 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, तब भी आपका 1 पेज में ही बनेगा, उतने में काफी होता है, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा ना उसको जरूरत है ना टाइम है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही सिंपल है फिक्स करना, येट लोग इग्नोर कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स। मैं जानता हूं कि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉनसेंस वाली बात है, लेकिन ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। आप प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका रेज्यूमे में ही आपने मिस्टेक कर दी है, तो काफी सारे लोग से होती है इंग्लिश वगैरह में प्रॉब्लम, लेकिन ये एटलीस्ट रेज्यूमे में मत करो। सारी चीजें चेक करके, मतलब आराम से बनाना है उसको, सब कुछ चेक करके उसके बाद ही ड्राफ्ट करना आप। उसके बाद सर्टिफिकेशंस की अगर बात आती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ शॉर्टलिस्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो चाहिए उनको, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक अलग सेक्शन हो सके तो बनाना। उसको आप एजुकेशन में मत डाल देना या अचीवमेंट्स में मत डाल देना, उसको अलग से, उसको आप सर्टिफिकेशंस वाले सेक्शन में डाल सकते हो। वहां पर आपको ट्रेनिंग्स नहीं लिखनी है, ठीक है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अलग होते हैं, ट्रेनिंग्स अलग होती है। आपने ट्रेनिंग किया तो आपको प्रमाण नहीं मिला, मतलब आपने एग्जाम दे के आपने अचीव नहीं किया है कुछ, बस आपने ट्रेनिंग की, आपको सर्टिफिकेट मिला, वो अलग से रहेगा। सर्टिफिकेशंस मतलब CEH OSCP ये सब यहां पर होना चाहिए। और ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है सिक्योरिटी जॉब्स में कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम एक फ्रेशर हैं, और कंपनीज फ्रेशर को उतना प्रेफर नहीं करती हैं, और बहुत ही मुश्किल है वहां पर जॉब लेना उस केस में। तो इस फील्ड में स्पेशली मैं बता दूं कि आपके पास एडवांटेज है कि आप काफी सारी और चीजें इंक्लूड कर सकते हो अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके पास बग बाउंटीज, जो भी आपने बग बाउंटी की है, कब से कब तक किया है, जो भी आपका हॉल ऑफ फेम है, कौन से बग्स निकाले हैं आप, बहुत बड़ा वेपन है वो आपका, वो डालो, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपका, भले वो खुद का है। उसके बाद आप CTFs खेलते हो, आपने कंपटीशन में पार्ट लिया है, CTF में आप कहीं जीते हो या नहीं जीते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पार्ट लिया है, वो डालो। आप रेगुलर CTFs खेलते हो, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, ये डालो। आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है लाइक डेफकॉन, नलकॉन, बिसाइड्स, ओआस्प, मतलब वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पर, कोई भी आपने अटेंड की होगी
और अगर आपने खुद से ऑर्गेनाइज करवाई है कोई कॉन्फ्रेंस या कोई कंपटीशन करवाया है या सिक्योरिटी इवेंट करवाया है लाइक इसके जैसे, या वास्प का कोई मीटअप किया है आपने, आप कहीं पे लीड हो वास्प के चैप्टर पे, लाइक आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कोई भी रेलेवेंट चीज़ होगी जो आपने कम्युनिटी बिल्ड की है इस फील्ड में, कोई कंपटीशन करवाया होगा, कोई CTF करवाया होगा, कुछ भी करवाया होगा आपने, ये सब आप यहाँ पर डाल सकते हो। एंड इसके अलावा जो आपकी इंटर्नशिप्स है ना वो भी आप डाल सकते हो, लाइक आपने कहीं पे साइबर पुलिस में, साइबर सेल में काम किया होगा, और या फिर कहीं पे कोई प्रोफेशनली पढ़ाया होगा कहीं पे आपने, या कोई पेन टेस्ट की होगी किसी क्लाइंट की वेबसाइट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो सब भी डाल सकते हो आप। इंटर्नशिप्स 1 या 2 काफ़ी होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, और ये सारी चीज़ें मिला करके आपके रेज्यूमे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, भले ही आपका एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ना हो। मैंने काफ़ी सारे बंदों को देखा है, सिर्फ इसके बेसिस पे काफ़ी अच्छी जॉब लगी है उनकी। ये आपका एडवांटेज है, तो इसको यूज़ करो। और जो भी आप CTF या बग बाउंटी जो भी आप डाल रहे हो ना, आप अपनी जो प्रोफाइल की लिंक है बगक्राउड पे, हैकर1 पे या ट्रैकमी पे, आप वहाँ पर डाल दो, क्योंकि वो लोग चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है वो सच में वही है जो आप बोल रहे हो, या अच्छा होगा तो वो चेक कर सकते हैं ना। एंड देन ये जो रियलिटी है ना कंपनीज में जॉब की, ये काफ़ी लोग आपको नहीं बताएंगे। हर बार टेक्निकल स्किल्स पे बेस्ड नहीं होता है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स। मतलब स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रेज्यूमे में लोग सिर्फ टेक्निकल पे फोकस करते हैं, ओवरऑल जो सॉफ्ट स्किल्स है उन पे फोकस नहीं करते, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी, जो स्पोकन इंग्लिश है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि उनको एक ओवरऑल कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट चाहिए। आपके पास जो क्लाइंट्स है, आपको उनसे बात करना पड़ेगा, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ेगा, और ये मोस्ट कॉमनली होता है। आपको प्रेजेंटेशंस देनी है, आपको बात करना है सबसे, आपको ओपन होना है, तो ये सारी चीजें, आपकी जो सोशल लाइफ है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। और ये जो रिवर्स मेंटेलिटी होती है ना हैकर्स की, कि हमको अलग रहना है या सोसाइटी से दूर जाना है, ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगी यहाँ पर। ये अपने माइंडसेट से निकाल दो। प्रोफेशनल काम करना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सॉफ्ट स्किल्स के रेलेवेंट जो भी आपने वहाँ पर काम किया है, लाइक कोई डिबेट में पार्ट लिया है आपने, कोई स्पीचेस दिए, कहीं पब्लिक स्पीच दी है, कोई सेमिनार दिया है, कोई वर्कशॉप दिया है, कहीं पे टॉक दिया है, ये सब कुछ डालो आप वहाँ पे। ये आपका एक अच्छा पॉइंट होगा। तो इनसे आपको क्या है ना कि ये भी पता चलता है कि आप अपने लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो। ओवरऑल आप हर चीज़ में यहाँ पर अच्छे से, सिर्फ टेक्निकली नहीं, आप ओवरऑल बहुत ही कॉम्पिटिटिव और लाइवली है, और अपने काम को कितना आप प्यार करते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर देखना। तो सिंपल सी बात है, एक सिंगल पीस ऑफ पेपर से आपको अपने आप को सेल करना है। तो spend a pretty good amount of time telling who you are, what you have done so far, and how well you can fulfill the business requirements of the company. So all the best to all the future aspirants. तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा, और अब आप अपना रेज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस जो प्रैक्टिकल, जो आपके करियर में काम आएंगे, आपको जो सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं आपके रिक्रूटमेंट के, उन सब पे मैं वीडियो लेकर आऊंगा आगे, और आई होप आप देखोगे और ऐसे सपोर्ट करते रहोगे। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, ऐसे वीडियोस आते रहते हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बस इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।